हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड जीके पीवाईक्यू को देखेंगे, जिसका एमसीक्यू का ये सेट नंबर 1 है। ये जो सेट है इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो झारखंड सीजीएल या फिर झारखंड के कोई भी एग्जाम हो वहां के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं और इसमें हम पीवाईक्यू के सहारे और चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं, और जो सेट होते हैं उनको हम देखते हैं। ये हमारा एक पेड बैच है। ये एक पेड टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे हम झारखंड जीके को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 500 प्लस 500 बोल रहा हूँ, 5000 प्लस झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे, जिसका ये सेट नंबर 2 है। आपको इस जो सेट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो ये टेस्ट है जो एमसीक्यू का टेस्ट है, पूरा का पूरा ये एमसीक्यू का टेस्ट है, जिसमें आपको 30 सेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको 30 सेट मिलेंगे, जिसमें ईच सेट में आपको 40 क्वेश्चंस होंगे। उसी तरह से आपको झारखंड पीवाईक्यू के टेस्ट मिलेंगे, ईच टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। और लगभग हम 5000 प्लस एमसीक्यूज को करेंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब आपको 5000 एमसीक्यू इस जो टेस्ट है उसमें मिलेंगे। 5000 प्लस ही आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा एमसीक्यू करेंगे। टेस्ट जो होगा वो पीडीएफ के माध्यम से होगा, और टेस्ट की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी, तो आपको लैंग्वेज में कोई भी समस्या नहीं होगी। 1 जुलाई से ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से ये टेस्ट है जो स्टार्ट है। इसका फी है, मिनिमम फी मैंने रखा है 121, जो सारे लोग अफोर्ड कर सके। इस टेस्ट को देने के बाद आप झारखंड के कोई भी एग्जाम हो उसमें आप 80 टू 85% स्कोर आराम से कर सकते हो, यदि चीजों को आप याद रखोगे। ठीक है, उसी तरह से आपको जानकारी मैं दे दूं कि झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 है। यदि आपने झारखंड सीजीएल, जिसका एग्जाम जो है वो अगस्त के 3rd वीक में डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पे लिया जाएगा, तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो और आपने हिंदी पेपर 2 का चयन किया है, हिंदी पेपर 2 को आपने चुना है, तो उसके लिए भी मैंने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसका फी जो है वो मिनिमम 199 रुपया रखा गया है। इसकी क्या है, तो इसमें हम जो जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनके सभी चैप्टर्स के हम एमसीक्यू करेंगे, और सभी चैप्टर्स के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के। ये जो नोट्स होगा, एमसीक्यू होगा, सारे आपको पीडीएफ से माध्यम से ही मिलेंगे। और बैच की जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक होगी, और भाषा इसमें तो हिंदी होगा ही। यदि आप जानते हैं कि मैं जो सीजीएल है, झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2, इससे संबंधित मैंने एक जो है वो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मैंने अपना बना के रखा है, जहां पे आपको इससे संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएगी। वहां पे मैंने लगभग 58 वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको हर चैप्टर से संबंधित डिटेल्ड वे में चर्चा मैंने की है। और आप जब उन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं कितनी क्वालिटी का कंटेंट देता हूं। क्योंकि जो 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था 2024 में, जो कैंसिल हो चुका है, वहां का हिंदी पेपर 2 उठाओ और मेरे जो पढ़ाए गए हैं उनको उठाओ, दोनों से आपको क्वेश्चंस लगभग समान मिल जाएंगे। मतलब मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इन दोनों बैचों को ज्वाइन कर सकते हो। इसके ज्वाइन करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है। ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड आपको जो टेलीग्राम चैनल है, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये मेरा टेलीग्राम यूजर नेम है। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके इस बारे में जानकारी ले सकते हो। ये यूपीआई नंबर दोनों का दिया गया है, तो आप पेमेंट करिए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे भेजिए। आपको जो ग्रुप में है उसको ऐड कर दिया गया, ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम जो अपनी लेक्चर है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये जो लेक्चर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, और चीजों को, वही चीजें हैं जो यहाँ पे अंग्रेजी में आपको मिल जाएगी, और वही चीजें वहाँ जो है वो हिंदी में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, तो लैंग्वेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेहिचक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम से भी हो तो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से भी हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, तो जैसा भी लेवल हो वो पीवाईक्यू ही होगा, इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन किया गया है। कौन सा झारखंड का जो शहर है वहां पे एरोबिक जैव शौचालय, ठीक है, एरोबिक बायोडिग्रेडेबल जो शौचालय है उसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर।
इसका आंसर जमशेदपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? तो झारखंड की जैव विविधता को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो कहीं की भी जैव विविधता हो, वहां यदि नुकसान पहुंचाएगा तो अंधाधुंध शहरीकरण के कारण नुकसान पहुंच रहा है। अनियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण जो हो रही है वो अनियोजित है, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रही है। अनकंट्रोल औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण पॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, भारी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण जो भारत की जो संसाधन है, पृथ्वी का जो संसाधन है उस पे दबाव बढ़ रहा है और वन घट रहा है, जिस कारण से जो जैव विविधता है वो कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन है उनको सभी लोग आसानी से कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? संरक्षित वन किसको कहेंगे? तो सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, तो इसको संरक्षित वन नहीं कहेंगे। सभी गतिविधियों के लिए अनुमति देने वाला, ये भी नहीं होगा। उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, जो एक्ट बना है उसमें इसकी अनुमति नहीं दी गई है, तो उन सारी चीजों पे रोक लगा दिया जाए। जैसे कि उस एक्ट में कहा गया है कि पेड़ को नहीं काटना है, चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उस पे रोक लगा दिया जाएगा, तो ये कहता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना, एक योजना झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई जन वन योजना, इसके तहत कोई भी लाभुक है जो अपने निजी भूमि पर यदि वृक्षारोपण करता है, अपनी जो निजी उसकी भूमि है, अपनी जो उसकी लैंड है, उस पे यदि वो पेड़ लगाता है, तो सरकार द्वारा उसको कितना प्रोत्साहन राशि मिला जाएगा? तो योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत का 50%, तो नहीं, कुल लागत का 50% इसे नहीं मिलता है। इसको यदि और ऑप्शंस को पढ़ें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 75% इसको मिलता है कुल लागत का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये पीवाईक्यू है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? जो झारखंड में बाढ़ आती है, तो इस संबंध में जो टेक्नोलॉजिकल एंड यूजफुल जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो कौन देता है जिससे बाढ़ से कम नुकसान हो, इस पर ध्यान दिया जा सके? तो इसमें झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वह यह सूचित करता है झारखंड के जो सरकार है उसे कि आपदा आने वाली है, आप अपनी सुरक्षा पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है कि भारत में जो झारखंड है उसको भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से कौन सा जोन में रखा गया है? आप जानते हैं कि भूकंप को कई सारे जोनों की कैटेगरी में बांटा जाता है, तो झारखंड उस जोन की कैटेगरी में कौन सा है? तो जो जोन 2 और जोन 3 दोनों में ये आता है, जोन 2 और जोन 3 दोनों में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चक्रवात से संबंधित है। 2021 में चक्रवात हुआ था और ये जो एग्जाम हुआ है ना, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये 2024 का है। तो करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको लेटेस्ट ही पूछा जाता है, आपको करंट अफेयर पीछे का ही पूछा जाता है। आप जेएसएससी का जो पेपर है उसमें आप देख सकते हो, जो 28 जनवरी का हुआ था, वहां से करंट अफेयर 2020-2019 के पूछे गए थे। तो यहाँ भी वही देखने को मिलता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको तो और ध्यान में रखना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था 2021 में, जिसने झारखंड का जो क्षेत्र था उसे भी थोड़ा बहुत प्रभावित किया था। क्योंकि झारखंड की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो उसे उतना प्रभावित तो चक्रवात कर नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी जो पूर्वी तटीय राज्य हैं उनसे झारखंड भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था। तो वो कौन सा चक्रवात था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। यास नाम का जो चक्रवात था उसने इसको काफी प्रभावित किया था। अब है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आठवां, निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त सबसे ड्राउट जिला कौन सा है? झारखंड में जानते हो आपके 24 जिला है, इनमें सबसे ड्राउट सबसे सूखा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। पलामू सबसे सूखा जिला है, बिहार से ये सीमा भी लगाता है, आप जानते हैं। यहाँ पे यदि बिहार रखें तो पलामू यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे पलामू आएगा। फिर लोहरदग्गा आता है, तो मैप आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लोहरदग्गा फिर आ जाता है, फिर जो गढ़वा आ जाता है, तो ये सब है, मैप मैंने पढ़ाया है, तो मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड जो है वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि धोबिया किसको कहा जाता है? तो नृत्य, विवाह, गीत,
तबला। यहाँ पे आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो नृत्य है उसको धुबिया कहा जाता है, तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है वो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो 1895 से 1900 के बीच चला था। फिर अंततः 1900 में जो बिरसा मुंडा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो बिरसा आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मुख्य उलगुलान विद्रोह जिसको बोलते हैं, उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान विद्रोह बोलते हैं। तो ये 1895 से 1900 के बीच चला था। तो आपसे पूछा रहा है कि बिरसा जो आंदोलन है उसका मुख्य केंद्र कौन सा जिला रहा था, तो 10 नंबर जो है उसका खूंटी आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 11वां नंबर का सवाल है कि झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ये जो परियोजना है वो दामोदर दामोदर घाटी वैली परियोजना का हिस्सा है, जो कि 1948 में भारत की पहली वैली परियोजना है वो स्थापित की गई थी, जो टेनेसी नदी, अमेरिका की जो टेनेसी नदी है उस पे आधारित थी। ठीक है, तो ये झारखंड की जो तिलैया जल विद्युत परियोजना है वो किस पे है, तो ये बराकर नदी पे है। ठीक है, मैथान, तिलैया, ये सब बांध जो है वहां पे कई सारे इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बहने वाली नदियां और उनके उद्गम स्थान के संबंध में कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, आपसे पूछा रहा है। तो स्वर्ण रेखा नदी सबसे पहले है, तो स्वर्ण रेखा है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो शंख नदी है ये त्रिकूट से नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। स्वर्ण रेखा टिकरा टोली से निकलती है, बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर से निकलती है, लेकिन शंख नदी है वो त्रिकूट से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13वां नंबर का जो सवाल है वो है कि जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत कब से की थी। तो आप जानते हैं कि झारखंड एसएससी है उसमें आंदोलन करके एक चैप्टर भी दिया गया है सिलेबस में, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1914। 1914 में जतरा भगत ने शुद्धि आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा है, हाँ, डॉक्टर जामुन सिंह सोए, डॉक्टर जनूम सिंह सोए किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। आपने झारखंड एसएससी का पेपर जब देखा होगा, झारखंड स्पेशल में, तो वहां जितने भी अवार्डी होते हैं, जितने भी पर्सनैलिटीज होते हैं जिनको अवार्ड मिला है या फिर जिन्होंने झारखंड के लिए, झारखंड का देश के स्तर पर नाम ऊंचा किया है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, यहाँ से सवाल आएंगे। आपने देखा था कि धोनी से 2 सवाल आए थे, महेंद्र सिंह धोनी है, उनसे 2 सवाल जेएसएससी का जो पेपर था उसमें आया था, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर जामुन सिंह सोए जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर शिक्षा और साहित्य से ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। झारखंड राज्य में संचालित जो झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना है, इसका संबंध किससे है। झारखंड राज्य में ये एक योजना चल रही है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो इस योजना का आखिर उद्देश्य क्या है, तो किसानों के लिए ऋण की माफी देना इसका उद्देश्य नहीं, श्रमिकों के लिए बीमा योजना तो ये नहीं होगा, उसके बाद छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग, तो हाँ ये छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के एनिसेंट हिस्ट्री से है, थोड़ा सा टफ सवाल है। नागवंशी शासक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो ये झारखंड की जो एनिसेंट व्यवस्था है, जब राज्य जो है वो आपस में टूटने लगे थे, स्वायत्त राज्य बनने लगे थे, उस समय की ये बात है। तो आपसे नागवंशी जो शासन व्यवस्था है उससे पूछा जा रहा है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नहीं शब्द पे आपको ध्यान रखना है। तो नागवंशियों ने परहा पंचायत को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकार किया, तो हाँ ये सही है। उन्होंने परहा जो पंचायत होता है उसे एक प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में इसको एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो परहा के पारंपरिक प्रमुख जो होते हैं वो मानिक का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया था। जो परहा के प्रमुख होते थे, परहा पंचायत है उसका जो हेड होता था, उसका जो नाम है उसको चेंज कर कर, पहले नाम इसका पदनाम हुआ करता था लेकिन उसको चेंज कर कर ठाकुर कर दिया गया था। क्या ये ऑप्शन सही है, तो नहीं।
ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन जो सत्य है उसको तो देखना पड़ेगा। तो नागवंशियों ने परहा का नाम बदलकर पट्टी कर दिया था, तो हाँ ये सही है। जो परहा पंचायत का प्रमुख होता था, जिसको पहले मानिक बोला जाता था, मानिक का जो मानिक बोला जाता था, उसको चेंज कर कर पट्टी कर दिया गया था। हुइहार परहा जो होती थी वो पंचायत का एक अस्थाई संस्था थी। ठीक है, भूइहार पढ़ा है वो पंचायत की एक अस्थाई संस्था थी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये पीवाईक्यू है, तो यहाँ से आपको इस टाइप से तो नहीं, लेकिन इस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है कि परहा पंचायत के प्रमुख का नागवंशियों ने किस मानिक शब्द से किस शब्द में उसका नाम जो है वो परिवर्तन किया था, तो वो पट्टी में कर दिया था। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भूइहार परहा में पंचायत एक अस्थाई संस्था थी, क्या ये सही है, गलत है? ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एग्ज़ैक्ट याद रखना ही पड़ेगा। आपको सारी चीज़ों को डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि करहाट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो करहाट है, उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो परहा पंचायत से नहीं, मुंडा मानकी से नहीं, नागवंशी दरबार से नहीं। इसका जो संबंध है ढोकलो सोहोर से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ढोकलो सोहोर। तो 17 नंबर का ऑप्शन डी होगा। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमि में मुख्यतः रहते थे? जो महतो है ये अभी एक जाति भी बन चुकी है। तो आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये जो महतो हैं, वो किस भूमि में रहते थे? ठीक है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि न्याय व्यवस्था की अध्यक्षता करना, इसकी जो भूमिका होती थी, जो महतो था, उसका क्या काम था? तो उनको जो था लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष वो रहते थे, चीफ रहते थे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? ये गलत होगा, वो चीफ नहीं रहते थे। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि ग्रामीणों तथा महत्वपूर्ण सूचनाएँ तक पहुँचाना। जो ग्रामीण होते थे, जो गाँव के लोग होते हैं, उन तक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको ही पहुँचाना इसका महतो का काम होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो आपको याद रखना है कि महतो कहाँ थी, तो मुंडा शासन व्यवस्था में, और महतो का काम क्या था, तो ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहुँचाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन था? मांझी जो परगना शासन व्यवस्था है उसमें उप प्रधान किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, परानिक। ठीक है, परानिक जो था उसे उप प्रधान कहा जाता था। ठीक है, तो उप प्रधान किसे कहा जाता था? तो ये परानिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता था? तो शासन व्यवस्था से झारखंड का जो कल्चर है वहां से सवाल देखने को मिलते ही हैं। तो उरांव जो शासन व्यवस्था है उसमें गांव का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? तो गांव के जो प्रधान होते थे उसको भम भा महतो, ठीक है, भा महतो कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा मानिक व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, नहीं शब्द पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो मानिक जो पद था वो अनुवांशिक था, तो ये सही है। यदि मानिक बर्खास्त हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को उनका हक नहीं मिलता था, तो ये भी सही है। ठीक है, यदि बर्खास्त हो जाए तो उसका जो अनुवांशिक होता था वो नहीं मिलता था, दूसरे को दे दिया जाता था। जो नेक्स्ट है वो मुंडा को ग्राम प्रधान, जबकि मानिक को पीड़ का प्रधान माना जाता था, तो यह भी सही है। एक एक जो ऑप्शन है वहां से सवाल आपके एग्जाम एग्जाम में आ सकते हैं। तो मानिक को पीड़ का प्रधान माना जाता था, मानिक को ग्राम प्रधान माना जाता था। ठीक है, मुंडा को ग्राम प्रधान माना जाता था और मानिक जो था उसको पीड़ प्रधान माना जाता था। नेक्स्ट है कि वसूली राजस्व में मानिक को कोई अंश मतलब उसका कमीशन नहीं मिलता था, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, उसको कमीशन मिलता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाया किस जनजातीय पंचायत में मुखिया का नाम था? ठीक है, नाया जो है वो किस जनजातीय पंचायत में मुखिया का नाम था? कल्चर में कई सारे पंचायत हैं, वहां से सवाल झारखंड में पूछे जाते हैं। तो यहीं से सवाल आता है कि जनजाति पंचायत जो था उसमें नाया किससे संबंधित था? ठीक है, किस जनजाति पंचायत में जो नाया था वो संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, बिरहोर जनजातीय समुदाय जो था
बिरहोर जनजातीय समुदाय, वहां पर यह व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजातीय व्यवस्था में गांव के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? जनजातीय व्यवस्था से सवाल है कि जनजातीय व्यवस्था जो पहाड़िया की जनजातीय व्यवस्था है, वहां पे जो गांव का प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो गांव का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको मांझी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, उसको मांझी कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल फिर से एनिसेंट झारखंड से है कि नाग वंशावली के अनुसार लाग राज भी राजधानी को सुती याम्बे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि नाग वंशावली जो है, इनकी जो वंश की किताब मानी जाती है, इनकी हायरार्की मान लो कि इसका बेटा ये हुआ, इसके अनुसार माना जाता है कि नागवंशी, ये लाग है इसको नाग कर लो, नागवंशी कौन सा राजा था जिसने सुतियांबे से चुटिया अपनी राजधानी ले गई थी? यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो नृपति प्रताप राय, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नृपति प्रताप राय है, उनके द्वारा ही ये जो ऊपर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 से 56 में हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? ठीक है, यहाँ पे संथाल विद्रोह भी इसी समय हुआ था। संथाल विद्रोह आपको याद रखना है। तो हुल का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, लुबिया मांझी और बैरू मांझी ने इनका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जूलियस लकड़ा, नहीं, ये नहीं, ये जो है वो प्रीवियस ईयर में पहले भी काफी पूछा गया है। बेनिफेस लकड़ा, तो हाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही होगा, बाकी और सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का पहला अध्यक्ष बेनिफ लकड़ा था। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट जो है कि रामजीत हांसदा, रामजीत हांसदा, बुध राय किस्कू और चांद राय टुट्टू, चांद राय टुड्डू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है जो कि झारखंड से संबंधित है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो है इसकी स्थापना क्यों की गई है? ये एक्ट से सवाल है। ये जो एक्ट से सवाल आते हैं सामान्यतः ये जेपीएससी के ही सवाल होते हैं। ये लोअर एग्जाम जो होते हैं उनमें सामान्यतः ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमें सबकी क्वेश्चंस को देखना है, जिस कारण से हम झारखंड के हर सवालों को जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उनको देखेंगे। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी जो परिषद है, झारखंड से क्षेत्र स्वशासी जो परिषद है उसका गठन का निर्णय कब लिया गया था, इसको हम देखते हैं। तो 28वां नंबर है, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सितंबर 1994। तो सितंबर 1994 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद है, उसकी स्थापना सितंबर 1994 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के नायक, असहयोग आंदोलन के नायक जो थे गोप बंधु दास, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ठीक है, गोप बंधु दास का संबंध किस क्षेत्र से था? आपसे सवाल पूछा जा रहा है जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां ये एक जिला है जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यहीं पे आता है। यदि मान लिया जाए कि ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये पूर्वी सिंहभूम है, तो यहाँ पे आपको कहीं सरायकेला खारसावां मिलेगा। तो आपको मैप याद रखिएगा, क्योंकि देखा है मैंने जो 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल, वहां पे सवाल पूछा गया था मैप से। ठीक है, मैप से वहां सवाल पूछा गया था, तो इस कारण से आपको मैप याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो 30वां नंबर है कि छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये है वो जेएसएससी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये जेपीएससी के सिलेबस में है।
चूंकि हम सारे क्वेश्चंस को देखना है, जिस कारण से हम इसको भी देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1982। तो छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जित होता है? मतलब कि उरांव जनजाति है, उसमें यदि बच्चों का विवाह होता है, तो वो उसकी माता जो होती है, उसकी मदर जो होती है, उसके गोत्र में वो विवाह नहीं हो सकता कितनी पीढ़ी तक। माना जाता है ये जो व्यवस्था है, गोत्र की जो व्यवस्था है, यही हमारी जो जो जाति व्यवस्था है, उसको ये सुदृढ़ करता है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है? इसी गोत्र व्यवस्था पे ही पूरी जो जात व्यवस्था है वो टिकी हुई है। एक जात जो होता है, उसमें तो शादी आप जानते हो कि जात में ही शादी होती है, लेकिन जात में गोत्र अलग होना चाहिए। गोत्र अलग होना चाहिए, तभी शादी होगा। गोत्र की व्यवस्था आखिर कैसे हुई, इसको यदि आपको जानना है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये कबीलाई समाज से संबंधित है। ठीक है? कबीलाई समाज से संबंधित है। तो कबीले में जब लोग रहते थे तो वो गाय रखते थे। ठीक है? आर्यों की बात ये है, आर्य जब आए थे उस समय की ये बात है। तो वो गाय रखते थे, तो गाय रखते थे तो वो गायों के रखने का जो जगह होता था, जो गौशाला होता था, वही कहलाता था गोत्र। कि कौन सी गोत्र से संबंधित है, आपकी गाय जो है वो कहाँ रखी जाती है, तो यही गोत्र कहा जाता था। और एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी, चाहे आपकी जाति एक हो, लेकिन फिर भी जो शादियां हैं, शादी विवाह जो है वो एक ही गोत्र में नहीं हो जाएगी। तो यही पूरी की पूरी गोत्र व्यवस्था है। ठीक है? अब आपको गोत्र व्यवस्था समझ में आ गया होगा कितनी सुदृढ़ है। गोत्र व्यवस्था भारत में काफी सुदृढ़ है, इसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चलती है। तो 3 पीढ़ियों तक विवाह जो है वो वर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था? मुंडा जो महिलाएं हैं क्या पहनती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनकी पहनने का जो वस्त्र है उसको परिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, उसको परिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो 33वां नंबर का सवाल है। 33वां है कि झारखंड का तीसरा राज्यपाल कौन था? ये जो सवाल है वो झारखंड का जो एसआई है, झारखंड दरोगा 2017 में हुआ था, उसमें काफी सवाल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से पूछे गए थे। तो वहीं से जो है वो उस क्वेश्चंस को यदि आप देख लेते हो तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन से थे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन से थे। तो एम राम जोइस, एम रामा जोइस जो थे वो तीसरे राज्यपाल थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आपको पूरे के पूरे जो 11 के 11 राज्यपाल हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा झारखंड से संबंधित, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसको भी याद रखना पड़ेगा। वो जो मुख्यमंत्री हैं वो किस पार्टी से संबंधित है ये भी याद रखना पड़ेगा। ये सारी जो क्वेश्चंस है इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है झारखंड का एसआई का, जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा था। तो आपको 34वां नंबर का सवाल है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा सकता है कि 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो 13 से 54% जो है वो किस पे खर्च किया है? जो कौन सी सेक्टर है, कई सारे सेक्टर है, तो उसमें किस सेक्टर में किस जो विभाग है उसमें सबसे अधिक खर्च किया है 13 से 54% तक। तो ये 34 नंबर है, उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 34 नंबर का सी, शिक्षा पे खर्चा किया गया है 13 से 54। उसके बाद कटहरा ब्राह्मण जो होता है उसके भोजन और गौदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ? आप जानते हैं कई सारे संस्कार हमारे यहाँ होते हैं। जो हिंदू धर्म है वहां पे कई सारे संस्कार होते हैं। तो जो कटहा ब्राह्मण होते हैं उसमें भोजन और गौदान किया जाता है। तो ये किस संस्कार से जुड़ा है? तो ये मृत्यु संस्कार से जुड़ा है। जब मृत्यु होता है तो श्राद्ध होता है, आप जानते हैं। तो उस समय भोज करवाया जाता है, उस समय भोज करवाया जाता है। और भोज करवाने के साथ साथ ही जो पंडित होते हैं उनको गौदान भी किया जाता है, मतलब गायों को दिया जाता है। तो ये व्यवस्था चली आ रही है। जो 36वां नंबर का सवाल है वो खगड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? पुस्तक से सवाल 3 पूछे गए थे जेएसएससी में, आपको याद हो तो पेपर आप देख लीजिए उलट के। तो खगड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो वो रचना है रोज किरकेट्टा।
ठीक है, रोज क्रिकेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 37, निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है? सरहुल एक पेड़ पौधे से संबंधित त्योहार है। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। तो जो सरहुल है उसके समय में आयोजित किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, उसको जदूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानतः विवाह के अवसर पर एक लोक संगीत पर गाया जाने वाला कौन सा संगीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है? 38 नंबर है, उसका आंसर होगा डोमचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा डोमचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए संरक्षित है। बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस जानवर को संरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, बाघों के संरक्षण के लिए ये बेतला है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे पलामू भी है। दामोदर नदी जो गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में जैविक मरुस्थल बन गई है, क्यों? दामोदर नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में एक जैविक मरुस्थल बन गई है, ऐसा क्यों बना है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेपण अत्यधिक है, जिस कारण से लगता है कि ये जैविक मरुस्थल है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, तो हाँ ये सही है, जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, इस कारण से वो जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को देखा, हमने पूरा 40 क्वेश्चंस को देखा। इनके एक्सप्लेनेशन भी मैं काफी डिटेल से कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता एक्सप्लेनेशन पे नहीं है। आपको इससे ज्यादा बेटर होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या है, वो तो क्वेश्चंस ही है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन जब वन लाइनर होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है, बिना एक्सप्लेनेशन के होता है, तो उसे याद करने में भी ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि समझने की उतनी चीज है नहीं। हिस्ट्री जो है वो उतना ज्यादा नहीं समझा जाता, क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसमें उतना समझने की बात है नहीं और उतना कंसेप्चुअल सवाल आता भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, वो ज्यादा बेटर है। मैंने आपको पेड ग्रुप के बारे में अपनी जानकारी दे दी है, तो उस संदर्भ में आप मुझसे टेलीग्राम हो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बताया है, वहां पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। अब यदि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी का पूछा गया है। ठीक है, जेपीएससी का अभी जो एग्जाम हुआ था ना जनवरी में 23 तारीख को में भी हुआ था, मतलब जेपीएससी जो 2024 है उसी का ये पेपर है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर और अपना जो विचार है इस पे कमेंट में जरूर बता दें। ये सब मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपको शेयर तो करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। यदि आप अभी तक देख रहे होंगे, वीडियो पे अभी तक आए होंगे, इसका मतलब है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।